अमीर और गरीब बहू की ससुराल में पहली गर्मी। कल्याणी के घर में आज बहुत समय के बाद खुशी का माहौल आया था, क्योंकि आज उसके दोनों बेटे रोहित और रमन की शादी हो गई थी। कल्याणी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बहुओं का इंतजार करती है कि तभी उसकी दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ गृह प्रवेश करती हैं। अरे आओ आओ बहू आओ। कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी आप मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, मुझे चेंज करना है। अब मुझसे इस गर्मी में इतने भारी लहंगे के साथ नहीं रहा जाएगा। हाँ बहू क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी प्यारी बहू को गर्मी लगे। रोहित जा बहू को उसके कमरे में ले जा। रोहित अपनी पत्नी मौनी को कमरे में ले जाता है। जहाँ जाते ही मौनी कपड़े चेंज करके एसी के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन लगता है मौनी बहू अभी तक सो रही है, थोड़ी देर और सोने देती हूँ, बेचारी थक गई होगी। लेकिन ये रितु बहू कहाँ है? लगता है महारानी अभी तक सो रही है, अभी जाकर इसे उठाती हूँ। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो तेरे ही कमरे में आ रही थी, तो उठ गई। जी माँ जी मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने जल्दी उठकर पूजा करके सबके लिए नाश्ता बना दिया। हाँ हाँ बस बस एक काम कर, जल्दी से 1 कप चाय बनाकर मौनी बहू के कमरे में ले जा। उसकी अभी तक थकान नहीं उतरी है, वो सो रही होगी, उसे जाकर उठा दे। रितु किचन में जाकर जल्दी से मोनी के लिए चाय बनाकर लाती है और मोनी के कमरे में ले जाती है। मोनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। कौन है यार ये सुबह सुबह? मोनी इतना बोलकर उठती है कि अचानक उसका हाथ चाय के कप पर लग जाता है, जिससे गर्मा गर्म चाय रितु की साड़ी पर गिर जाती है। आह क्या हुआ मोनी बहू, तू चिल्लाई क्यों? माँ जी मैं नहीं चिल्लाई, रितु चिल्लाई। क्यों री रितु सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? सारे मोहल्ले वालों को उठाएगी क्या? माँ जी वो मोनी का हाथ लगकर गर्म चाय मेरे ऊपर गिर गई, इसलिए मैं चिल्लाई। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे इतने पास आकर खड़ी थी इसलिए मैंने देखा नहीं। तेरी खुद की गलती की वजह से ही तेरे ऊपर चाय गिरी है। और तुम्हें बोला किसने था कि मुझे चाय पसंद है? मुझे सिर्फ जूस पसंद है, इसलिए मेरे लिए जूस बना कर लाओ। माँ जी लेकिन मेरा हाथ जल गया है। तो क्या हुआ, घर की बहू है तू, समझी? और घर की बहू का फर्ज होता है कि वो अपने ससुराल वालों की हर हालत में सेवा करे, समझी? जा जाकर मेरी मोनी बहू के लिए जूस बना कर ला। रितु की आंखों में आंसू भर कर किचन में जाती है और मोनी के लिए जूस बनाकर लाती है, जिसे पीकर बहुत टेस्टी है, अब से तुम ही मेरे लिए रोज जूस बनाकर लाना। क्यों नहीं, जरूर लाएगी। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को इस गर्मी में किसी भी बात की कोई परेशानी हो। माँ जी वो मैं दहेज में जो एसी लेकर आई थी, आज उसे अपने कमरे में लगवा लीजिएगा, गर्मी बहुत हो गई है ना, इसलिए। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, अब हर कोई तेरी तरह थोड़ी ना होता है जो दहेज में इतना सब कुछ लेकर आए। रितु एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो मोनी की तरह दहेज नहीं ला पाई थी, जिसके चलते कल्याणी और मोनी हमेशा घर का सारा काम इतनी गर्मी में रितु से ही करवाया करती थी। गर्मी में काम करने की वजह से रितु की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ओ महारानी क्या कर रही है? घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। माँ जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। अगर तू आराम करेगी तो इस घर का काम कौन करेगा? माँ जी आप आज घर का काम मोनी से करवा लीजिए, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है ना। तू क्या चाहती है, मैं अपनी इतनी अमीर बहू से घर के काम करवाऊं? चल अब जल्दी से उठ, मैंने छत पर कच्चे आम रखे हैं, जल्दी से उन कच्चे आमों का अचार बना दे, समझी? कल्याणी और मोनी आराम से एसी में बैठकर आराम कर रहे होते हैं, तभी बेचारी रितु चुभने वाली इस गर्मी में छत पर बैठकर अचार बना रही होती है। इतनी तेज धूप में काम करने की वजह से रितु की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। रितु क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर क्या हुआ मेरी पत्नी को, ये बेहोश कैसे हो गई और क्यों हो गई? देखिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इनके शरीर में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गया और ये नीचे गिर गई। लगता है इन्होंने धूप में बहुत ज्यादा काम किया है, इनकी बॉडी पर धूप की वजह से घमौरी भी हो गई है। आप इनसे कम से कम 1 हफ्ते कुछ भी काम मत करवाइएगा। डॉक्टर की बात सुनकर कल्याणी सोच में पड़ जाती है कि अब घर का काम कौन करेगा। हे राम, अब घर का काम कौन करेगा? माँ आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको घर के काम की पड़ी है, आपको क्या मेरी पत्नी की हालत नहीं दिखाई दे रही? मोनी भाभी करेंगी घर के सारे काम, वो भी तो इस घर की बहू हैं, हर काम मेरी पत्नी ही करेगी क्या? जब तक मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी तब तक रितु एक माचिस की तिल्ली भी नहीं उठाएगी।
हाँ हाँ बेटा, तू गुस्सा मत कर। मोनी बहू घर के काम करेगी जब तक। क्या मैं और इस घर के काम करूंगी? आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, ना कि नौकरानी बनकर, समझी आप? अपनी बहू के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कल्याणी मजबूर होती है, इसलिए उसे ही अब घर का सारा काम करना पड़ता है। ज्यादा उम्र में घर का सारा काम करने की वजह से, वो भी इतनी गर्मी में, जिसकी वजह से कल्याणी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे कल्याणी बिस्तर पर पड़ जाती है। मोनी बहू, एक ग्लास पानी तो पिला दे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझिए आप। मुझे मेरी किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है, आप अपना ये काम अपनी वो गरीब बहू से ही करवाइएगा। इतना कहकर मोनी अपनी पार्टी में चली जाती है। ऋतु को जब अपनी सास की तबीयत का पता चलता है तो वो अपनी हालत खराब होने पर भी अपनी सास की दिन रात सेवा करती है, जिससे कल्याणी अपनी दोनों बहुओं के बीच किए गए भेदभाव के लिए शर्मिंदा थी। ऋतु बहू, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरा हाथ जलने पर भी तेरे से घर का काम करवाया। तेरी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने तेरे से इतना काम करवाया, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी सेवा करनी बंद नहीं की। तेरी खुद की तबीयत खराब है, फिर भी तू मेरा ख्याल रख रही है। मुझसे गलती हो गई ऋतु बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप बड़ी हैं, मुझसे आपसे इस तरह माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा। ऋतु अपनी सास को माफ कर देती है और अब कल्याणी अपनी अमीर और गरीब बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से ऋतु को जब किसी भी बात की कोई परेशानी होती थी और वो अब खुशी से अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीती है। मोहन अपनी इकलौती बेटी ममता के साथ एक छोटे से गांव भीमपुर में रहता था। मोहन अपनी बेटी ममता से बहुत प्यार करता था। मोहन की उम्र हो गई थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पंडित जी, मैंने आपको अपनी बिटिया के लिए रिश्ते देखने को कहा था, कोई रिश्ता आया क्या? रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन आप तो जानते हैं ना, ममता बिटिया के काले रंग और उसकी खड़ी चोटी की वजह से हर कोई शादी के लिए मना कर देता है। हे भगवान, न जाने मेरी फूल सी बेटी का क्या होगा। भगवान, मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीते जी आप मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करा दो जहाँ उसके सारे गुणों का सम्मान हो, ना ही उसकी चोटी और उसके रंग का मजाक बनाया जाए। मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद ही परेशान रहने लगा था, इसलिए वो बस दिन रात मंदिर में भगवान के सामने बैठकर अपनी बेटी की शादी की प्रार्थना किया करता था। एक दिन, अरे मोहन, तुम यहाँ? प्रसाद, कैसे हो तुम? आज इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बस कुछ नहीं यार, तुम्हारी भाभी यहाँ के मंदिर आना चाहती थी, इसलिए मैं आज उसे यहाँ लेकर आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसी गांव में रहते हो। हाँ यार, जब तुम काम के लिए शहर चले गए थे, उसके बाद मैंने भी गांव छोड़ दिया और मैं यहाँ आ गया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी वो छोटी सी बिटिया रानी कहाँ है? अब तो मेरी छोटी सी बिटिया बहुत बड़ी हो गई। अच्छा चलो ठीक है, आज मिलते हैं अपनी बिटिया से। मोहन प्रसाद और उसकी पत्नी को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। ममता बिटिया, जल्दी से गरम गरम नाश्ता बनाकर ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। मोहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही बड़ी हो गई है, इसके रिश्ते की बात की है या नहीं? नहीं दोस्त, तू तो जानता है आज के जमाने में सबको अच्छे गुणों वाली नहीं, अच्छी दिखने वाली बहू चाहिए। लेकिन हर कोई ये नहीं चाहता, तू तो जानता है। अगर तुम्हें कोई इनकार ना हो तो मैं अपने छोटे बेटे राज के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर जाएगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राज और ममता की शादी हो जाती है। माँ जी, अब तो हमारी देवरानी का चेहरा हमें दिखा दो। हाँ माँ जी, देवर जी की इतनी जल्दी शादी हो गई कि हमें हमारी देवरानी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर रूबी और रितिका ममता का घूंघट उठाते हैं। माँ जी, ये क्या है? आपने क्या हमारे साथ कोई मजाक किया है क्या? कैसा मजाक बहू? हाँ माँ जी, इतनी काली बदसूरत लड़की हमारी देवरानी कैसे हो सकती है? और इसके बाल देखें, इसकी इस खड़ी चोटी पर तो हम कुछ भी सामान टांग सकते हैं। ये हमारे घर की बहू नहीं हो सकती है। देवर जी, आप मुझे बताइए कि आप तो इतने डैशिंग, हैंडसम और स्मार्ट हैं, तो आप कैसे इस गांव की गवार लड़की से शादी कर सकते हो? भाभी, आपके साथ मुझे भी इसके इस रंग रूप और इसकी चोटी के बारे में अभी पता चला है।
माँ और पापा, आप लोगों ने सच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। अपनी बहू का अपमान। हाँ, अगर तुम लोगों को इससे इतनी ही परेशानी है तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो। और हाँ राज, तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा तो तुम्हें इस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। घर से बाहर निकलने की बात को सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। रूबी, रितिका, प्रिया शहर की मॉडर्न, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। ममता के काले रंग, रूप और बालों की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करी जाती थी, इसलिए वो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। ओए सुन, जाकर ये सारे कपड़े धो दे और उसके बाद सारे घर की सफाई भी कर दे। और इससे पहले हम सबके लिए ग्रीन टी बना दे। ग्रीन टी? ये क्या होती है? पता नहीं माँ जी, ये कौन सी गांव की गवार ले आई हैं। तू ये सब छोड़, जो बाकी काम बोला है वो कर। ठीक है भाभी। ममता के गांव के होने की वजह से वो बहुत ज्यादा भोली थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी जेठानियों की बात आसानी से मान लेती थी। राज जी सुनिए, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए। क्या आप मुझे उनसे मिलाने लेकर जाएंगे शाम को? मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं जो मैं अपना काम छोड़कर तुझे तेरे घर लेकर जाऊं। और हाँ, कितनी बार बोला है कि अपनी ये काली शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे पास मत आया कर। इतना कहकर राज ममता को धक्का देकर वहां से चला जाता है। इसकी वजह से ममता नीचे गिर जाती है और रोने लगती है, लेकिन वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करती है। ममता की जेठानियां हर रोज उसे परेशान किया करती थी और साथ ही साथ उसका पति भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, पापा, भैया, भाभी, देखो मैं आ गई, मेरी बच्ची आ गई। और बेटा, कनाडा में सब कुछ कैसा रहा और पढ़ाई कैसी हुई? ममता, ये तुम्हारी नंद है। ये पढ़ाई के लिए विदेश गई थी, इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। तो आप है हमारी छोटी भाभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जब से मैंने ये सुना है कि राज भैया की शादी हो गई है, जब से मुझे आपसे मिलना था। मोनिका का ममता के साथ इतना अच्छा बर्ताव देखकर तीनों जेठानियों को बहुत चिढ़ मचती है। माँ, पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं इस घर का खाना खाऊंगी। खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा तो बना ही होगा ना, ममता ने जो बनाया है। अब ये तेरी दूसरी भाभीयों की तरह नहीं है जो 24 घंटे लीपा पोती में लगी रहे। अपनी सास की ये बात सुनकर तीनों बहुओं को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल पड़ती हैं। हाँ हाँ, कम से कम हम इसकी तरह काले तो नहीं हैं। और इसके बाल देखिए, लगता है जैसे कोई चलता फिरता हैंगर है। अपनी भाभीयों के मुंह से ममता के लिए ऐसी बात सुनकर मोनिका को सब कुछ समझ आ जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन ममता के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। मोनिका, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? भाभी, आपका मेकओवर करने। मतलब? इसका मतलब आप खुद समझ जाओगी जब आप अपने आप को देखोगी। ब्यूटी पार्लर वाली केमिकल की मदद से ममता के बालों को ठीक कर देती है और उसी के साथ केमिकल प्रोडक्ट से ममता का रंग रूप भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। जिसके बाद मोनिका ममता को लेकर वापस घर आती है। ममता को ऐसे देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। मोनिका, ये कौन है? देखने से तो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। ये क्या तुम्हारी दोस्त है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। क्यों, आप सब दंग रह गए ना? ये मेरी दोस्त नहीं बल्कि ममता भाभी है। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैं जानती हूँ आप सबको भी बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन मैं क्या करती। आप सबका बर्ताव भाभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप सबको बस भाभी की खड़ी चोटी और उनका काला रंग दिखाई देता था ना कि उनकी मेहनत। मोनिका की बात सुनकर सबको अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। मुझे माफ कर दो ममता, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। ममता, मुझे भी माफ कर दो, हमसे भी गलती हुई है। आप सब मुझसे माफी मत मांगिए। राज, आप मेरे पति हैं और पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और भाभी, आप मुझसे बड़े हैं, मेरी बहन की तरह हैं और बड़ी बहनें छोटी बहन से माफी नहीं मांगती हैं। ममता सबको माफ कर देती है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी से भरी जिंदगी गुजारती है।